अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डेस्टिनेशन अननोन। तो इस एडिटोरियल का ये टाइटल डेस्टिनेशन अननोन क्यों है, राइटर की टोन क्या है, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको इस क्लास का फॉर्मेट समझा दूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं, उन्हें नहीं पता कि हम इन क्लासेस में क्या करते हैं। तो पहली बात, हम इन क्लासेस में न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को सीखते हैं। इन क्लासेस में एक एक सेंटेंसेस को हम ब्रेक करते हैं, उनके मीनिंग को समझते हैं। इसके अलावा उसकी वोकैब देखते हैं, ये देखते हैं कि ये सेंटेंसेस बने कैसे हैं। और इसके अलावा जितनी भी इस एडिटोरियल में वो कैब यूज़ हुई है वो साथ साथ तो हम करेंगे ही, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वो कैब है वो मैंने पहले से ही अलग कर लिया है। वो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद अपने एडिटोरियल को देखेंगे। इसके अलावा इस एडिटोरियल में एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट भी यूज़ हुआ है जो कि बट के ऊपर है कि कब वो प्रेपोजिशन होता है, कब कंजंक्शन होता है और कब वो एडवर्ब का काम करता है। इसके अलावा लास्ट में आपको एक क्विज़ भी मिलेगा, और वो क्विज़ मैंने क्यों बनाया है, वो क्विज़ इसलिए बनाया है ताकि एडिटोरियल पढ़कर आपको समझ आ सके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बिल्ड हुई है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, अननोन। अननोन का मतलब है कि आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता। तो इस टाइटल को ही अगर खाली मैं चेक करूं तो मेरे माइंड में कुछ ऐसी स्टोरी बन रही है कि एक पर्सन है, उसने अपनी जर्नी तो स्टार्ट कर लिया है लेकिन उसको यही नहीं पता कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसकी मंजिल क्या है। और अगर इस एडिटोरियल में इसने किसी प्रोजेक्ट की बात की है तो इसका मतलब है जिसने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है उसको यही नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा कि एक बड़ा फेलियर बनेगा। तो मतलब इस एडिटोरियल में जो प्रोजेक्ट को डिस्कस किया गया है उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो बिल्कुल अनसर्टेन है, उसको नहीं पता कि उसका फ्यूचर क्या होगा। चलें अब वो कैब चेक करते हैं। देखो जो फर्स्ट वन है वो है इंथ्रॉल टू समवन और समथिंग। देखो थ्रॉल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है किसी चीज़ की कैप्टिविटी में होना, कंट्रोल में होना, काबू में होना, या किसी पर्सन के या किसी चीज़ की पावर में होना या उसके कंट्रोल में होना। अब देखो ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, ये आपकी कोई डिज़ायर भी हो सकती है, आपकी कोई ख्वाहिश भी हो सकती है कि आप उसके कंट्रोल में हो, वो आपको कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा ये आप किसी की पर्सनैलिटी को देखकर आपको ऐसे लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी जो है उस आपको कंट्रोल किए हुए, आपको काबू में किए हुए। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये इस सेंस में भी होता है जैसे कोई बॉस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, तो एक पर्सन है वो ये कह सकता है कि मैं अपने बॉस के कंट्रोल में हूँ, काबू में हूँ, मतलब उसका मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है। तो इन चीज़ों और इन सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं थ्रॉल वर्ड, ठीक है। और ये पूरी फ्रेज़ क्या होती है, इंथ्रॉल टू समवन और समथिंग। जैसे ही वॉज इंथ्रॉल टू हिज एडिक्शन। देखो एक पर्सन है, उसकी कोई भी एडिक्शन हो सकती है, उसको कोई भी लत लगी हुई है, ठीक है, मोबाइल एडिक्शन हो गई, स्मोकिंग की हो गई या किसी भी चीज़ की हो गई। तो वो कहने का मकसद ये है कि वो पर्सन जो है उस एडिक्शन के काबू में है, उसके कंट्रोल में है। क्लियर हो गया। अब देखो अनसस्पेक्टिंग। देखो अनसस्पेक्टिंग जो होता है ना ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनअवेयर होना, अनअलर्ट होना, बेखबर होना। लेकिन ये जो वर्ड होता है ना, ये जो एडजेक्टिव होता है ये नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। मतलब एक पर्सन है जिसको बिल्कुल ही खबर नहीं है तो आप उसको क्या बोलोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, वो घर से बाहर निकलता है और मोबाइल फ़ोन को हाथ में इस तरह से लेकर जाता है, ठीक है, और यूँ पकड़ के जा रहा है, ठीक है। आप उसके बारे में क्या लफ्ज़ यूज़ करोगे, आप उसके बारे में यूज़ करोगे कि बेवकूफ़ है, इसको पता है कि रास्ते में कोई भी इंसान उससे मोबाइल फ़ोन छीन सकता है फिर भी यूँ लेकर फिर रहा है वो। तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो, आप उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हो अनसस्पेक्टिंग। और इसके लिए ना एक बहुत प्यारी फ्रेज़ भी है जो इससे मिलती जुलती है, ठीक है, ये वाली,
टेक समवन बाय सरप्राइज, इसका मतलब होता है किसी को अचानक हैरान कर देना। ठीक है, ये अनसस्पेक्टिंग से मिलती जुलती है, इसलिए इसको भी हम साथ में कवर कर रहे हैं। ये किस तरह से बनती है? टेक समवन बाय सरप्राइज मतलब किसी को अचानक हैरान कर देना। अब एक सेंटेंस चेक करो, द थीफ अटैक द अनसस्पेक्टिंग मैन, कि एक चोर जो था उसने अटैक किया किसको? किस इंसान को? अनसस्पेक्टिंग मैन को। ये होता है डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है टूट फूट का शिकार, जो बहुत ही शेबी हो, जो बहुत ही ruined हो। जैसे दे लिव इन अ डिलैपिडेटेड हाउस, कि वो किस हाउस में रह रहे हैं? वो बहुत ही टूटे फूटे हाउस में रह रहे हैं, मतलब जिसकी हालत जो है बहुत ख़राब है। अच्छा, इसके जो एंटोनिम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो होते हैं रेनोवेटेड, प्रिस्टीन, वेल मेंटेन्ड। देखो, रेनोवेटेड का मतलब होता है कि मुरम्मत शुदा, जिसको दोबारा से नया बनाया हो। और प्रिस्टीन का मतलब होता है जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, जो असल हालत में हो, जिसको टच भी ना किया गया हो। और वेल मेंटेन्ड का मतलब होता है ऐसी हालत में होना जिसको मतलब जिसका बहुत ख्याल रखा गया हो, ऐसी चीज़ जिसका बहुत ख्याल रखा गया हो, जो बहुत ही अच्छी हालत में हो। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि इसके एंटोनिम्स क्या हैं और इसके सिनोनिम्स क्या हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब होता है ट्रिप, फॉल, स्टैगर। इसका मतलब होता है ठोकर खाना, गिरना, गलती करना। और स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग बाय एन एक्सीडेंट, मतलब अचानक से आपको कोई चीज़ मिल जाए तो उसके लिए आप ये फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हो, स्टम्बल अपॉन। ठीक है, जैसे आई स्टम्बल्ड अपॉन एन ओल्ड डायरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टोर रूम में जा रहा था तो अचानक मुझे कहीं से ना मैंने देखा कि मेरी ओल्ड डायरी वहाँ पे पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे मैं कौन सी वोकैब यूज़ करूँगी, कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी? मैं यूज़ करूँगी स्टम्बल्ड अपॉन। और जो चीज़ आपको मिली है अचानक से वो आप इसके बाद मेंशन करोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना किसी चीज़ को, एक्सप्लोर करना, तहकीकात करना, जायज़ा लेना, तफ्तीश करना। जैसे द पुलिस विल लुक इनटू द थेफ्ट, कि पुलिस चोरी की तहकीकात करेगी। अच्छा, अब एक और छोटा सा पॉइंट जो मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, देखो लुक इनटू से ही मिलता जुलता है ये फ्रेज है लुक आउट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है होशियार रहना, बड़ी एहतियात करना, केयरफुल रहना, विजिलेंट रहना, होशियार रहना। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि लुक इनटू का मतलब क्या होता है और लुक आउट का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, कहता है जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, लव टू पंच अबव देयर वेट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि उन्हें अपनी औकात से ज़्यादा कोशिश करना पसंद है। जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ को लव करते हैं, इस चीज़ को पसंद करते हैं, मतलब अपनी सलाहियत से बढ़कर काम करने को या ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। आप ये समझ लो। अब इसका मतलब है कि ये जो एडिटोरियल है इसमें कुछ वो ऐसी बात कर रहा है कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ा है जिसको वो ना ही पकड़ते तो बेहतर था। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो इनकी, मतलब आप ये समझ लो, उनकी सलाहियतों से बहुत आगे है। अच्छा, वो क्या चीज़ है आगे देखो। कहता विद, किसके साथ? द रिटर्न ऑफ द PMLN टू पावर। कहता इनके रिटर्न होने के साथ, मतलब इनकी जो वापसी थी पावर में उसके साथ। अच्छा, एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे इसने फ्रेज, जो सेंटेंस है ना वो इस फ्रेज से स्टार्ट किया जो कि विद से स्टार्ट हो रही है। देखो, जब ये विद से स्टार्ट होती है ना तो इसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब इस चीज़ के नतीजे में, मतलब ये चीज़ हुई तो उसके बाद ये वाली चीज़ हुई। कह रहा है इट वॉज, ये था, बट नेचुरल। कहता है ये सिर्फ नेचुरल था, मतलब ये एक्सपेक्टेड था, ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। क्या? टू एक्सपेक्ट, कहता है एक्सपेक्ट करना। अच्छा, एक्सपेक्ट किस चीज़ से कर रहे हैं? आपको क्या उम्मीद है कि क्या चीज़ होगी? कहता द कम बैक, वापसी। कहता किसकी? कहता ऑफ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कहता वो जो बड़े बड़े
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वापसी। कहता दैट कुड कैप्चर, कहता जो कि कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा किसको? द पब्लिक इमेजिनेशन, इस चीज़ को, मतलब वो पब्लिक को इम्प्रेस कर सकते हैं या उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। एंड कीप पीपल इन थ्रॉल, और लोगों को क्या कर सकते हैं? इंथ्रॉल कर सकते हैं, मतलब लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, उनको दीवाना बना सकते हैं। एटलीस्ट कहता कम अज़ कम फॉर एन एंटायर, मतलब कब तक के लिए? कहता मुकम्मल इलेक्शन साइकिल तक के लिए। अब हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इस सेंटेंस में वो ये बात कर रहा है कि ये जब PMLN जो है जब पावर में आई, जब दोबारा इसको पावर मिली, तो कहता ये जो चीज़ थी ये हैरानी की बात नहीं है। जब वो पावर में आए थे तो सब लोग इसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे। किस चीज़ को? इस कम बैक को, इस वापसी को, जो कि थी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से मुराद क्या है? वो वाले प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट करती है लोगों के लिए, जैसे स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, रोड्स बनाना। और कहता है ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो जो कि पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर कर सकते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं और लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। कहता कम अज़ कम एक मुकम्मल इलेक्शन साइकिल तक, मतलब 5 सालों तक। देखो अगर ज़्यादा इजी वर्ड्स में इसको समझना है ना तो इसको ऐसे समझो। देखो हर पार्टी जब पावर में आती है ना तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो किसी एक पार्टी से एक्सपेक्ट की जाती हैं। जैसे अब ये PMLN है ना, जब भी इसका नाम आता है तो इट मीन्स कि जब ये पार्टी पावर में आई थी लोगों को पता था इसने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम करना है। और ये असल में कहता है कि ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम क्यों करते हैं? कहता है ये इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ताकि ये इन लोगों को इम्प्रेस कर सके और उनकी सपोर्ट को अगले इलेक्शन तक जो है वो बनाए रख सकें। तो ये बात कर रहे हैं लाइंस में। अच्छा अब देखो इसने यहाँ पे ये यूज़ किया बट। अब ये बट यहाँ पे क्या काम कर रहा है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले पूरा पैराग्राफ जो है कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा फ्लो बन जाए, ठीक है। अब नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है एक चीज़ जो फितरी तौर पर हो, मतलब सबको पता है कि ठीक है ये तो होगा ही होगा, ये पार्टी आ रही है तो ये चीज़ें तो मस्ट हैं, मतलब ये चीज़ें ना उनके अंदर उनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी हुई हैं, आप ये समझ लो। अच्छा कम बैक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वापसी, दोबारा आना। और थ्रॉल क्या चीज़ होती है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि थ्रॉल का मतलब होता है किसी चीज़ के असर में होना, किसी चीज़ से पूरी तरह मुतासिर होना। और इलेक्शन साइकिल मतलब ये 5 सालों की बात कर रहे हैं। अब आगे देखो, कहता इट डजेंट मैटर, कहता ये फ़र्क नहीं पड़ता, या ये समझ लो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैटर ही नहीं करती। वेदर कहता हाँ या ना, द गवर्नमेंट हैज़ द मनी, कि क्या वाकई में गवर्नमेंट के पास मनी है फॉर सच फैंसी प्रोजेक्ट्स, इन फैंसी प्रोजेक्ट्स के लिए। फैंसी प्रोजेक्ट्स मतलब जो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और वेदर कि हाँ या ना, दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, क्या ये वाकई एग्जीक्यूटेड होने हैं। तो ये कह रहा है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या गवर्नमेंट के पास पैसा है कि नहीं है इन फैंसी प्रोजेक्ट्स के लिए, इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, और इस बात से कि क्या वाकई ये एग्जीक्यूट होने हैं कि नहीं होने। असल में देखो इसने यहाँ पे बात क्या की है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कर दूँ यहाँ पे। जब आप एडिटोरियल रीड करो ना तो उसको तवज्जो से रीड करो। हर लाइन जो है ना वो दूसरी लाइन में ना एक चेन का काम करती है। अब इसने पिछली लाइन में किन लोगों की बात की है? उन लोगों की बात की है जो इन प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और जिसकी बुनियाद पे वो उन्हीं के ऊपर वो उनके एक पक्के सपोर्टर बन के रह जाते हैं। तो इस नेक्स्ट सेंटेंस में भी उसने यही बात की है और उन्हीं लोगों के लिए बात की है कि उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या गवर्नमेंट के पास पैसा है भी इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कि नहीं, और क्या ये वाकई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे भी कि नहीं, मतलब ये कंप्लीट होंगे भी कि नहीं, ये वो बात कर रहा है। देखो जब इसने वेदर लगा दिया ना तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शंस की बात कर रहा है।
अगर ये यहाँ पे वेदर ना भी लगाता ना तो ये सेंटेंस बन जाना था, क्योंकि इसने टू ऑप्शंस को सामने रखा है कि वेदर द गवर्नमेंट हैज़ द मनी फॉर सच फैंसी प्रोजेक्ट्स और दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह भी बना के ये अपना मीनिंग जो है ना वो कन्वे कर ही सकता था। अच्छा, अब ये देख लो एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को अंजाम देना, अमल में लाना, किसी काम को पूरा करना। इसके लिए एक फ्रेज यूज़ होती है टू कैरी आउट। ठीक है, वो कोई प्लान हो सकता है या कोई टास्क हो सकता है। और दे आर उसके बाद एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और मैटर करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ना ये अहम नहीं है। अक्सर आप कहते हो ना ये फ़लाँ चीज़ जो है ये बहुत मैटर करती है, तो इसका मतलब होता है ये चीज़ बहुत अहम है। और अगर वो चीज़ डजंट मैटर करती है तो इसका मतलब वो चीज़ अहम नहीं है। अब आगे देखो, तो वो कह रहे द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, कहता अब निकल के आना ये वाला प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ये इतनी बातें कर रहा है। ठीक है, कहता हैज़ दैट काइंड ऑफ पावर, कहता इसके पास इस किस्म की एक पावर है। अच्छा देखो, इसने यहाँ पे दैट क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये वो वाली पावर की बात कर रहा है जो इसने पीछे डिस्कस कर चुका हुआ है। अब ये कौन सी पावर है मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं 2 टाइम्स ऑलरेडी इसको रिपीट कर चुकी हूँ। कहता है ये जो पावर है ना ऑफ पुशिंग, पुश करने की, धकेलने की, अनसस्पेक्टिंग वोटर्स, वो वाले वोटर्स जो अनसस्पेक्टिंग है, मतलब जिनको फ्यूचर का कुछ नहीं पता। अच्छा, ये वाले वोटर्स कहाँ पे हैं, कहता इन पंजाब, पंजाब में है। अच्छा, कहाँ पे पुश करना है, किस तरफ पुश करना है, कहता टू परस्यू, कि वो पीछा करें, वो फॉलो करें, किसको, एन इल्यूजन को, एक धोखे को। देखो यहाँ पे ये जो इसने पुशिंग यूज़ किया ना, इसका मतलब होता है किसी को फोर्स करना कि वो इस डायरेक्शन में चले, वो उसी सिमत में चले। और ये पावर किसकी है, कौन इन लोगों को, जो ये वोटर्स हैं, कौन इनको पुश कर सकता है। उसने कहा कि ये वाला प्रोजेक्ट। अच्छा, अब आगे देखो परस्यू करने का मतलब क्या होता है। परस्यू करने का मतलब होता है किसी चीज़ को चेज करना, फॉलो करना, या किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना। और इल्यूजन क्या होती है, मतलब ख्याल को बोलते हैं, धोखे को बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं रिसेंटली, हाल ही में, कहता पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, कहता ये जो है मरियम नवाज जो पंजाब चीफ मिनिस्टर हैं, कहता उन्होंने फॉर्म किया है, उन्होंने बनाया है किसी चीज़ को। अच्छा, किसको बनाया, कहता अब वर्किंग ग्रुप को, मतलब उन्होंने एक टीम बनाई है जो कि किसी खास प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी। अच्छा, किस प्रोजेक्ट के ऊपर, कहता टू लुक इनटू, कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, वो एक्सप्लोर करेंगी, वो एग्जामिन करेंगी किस चीज़ को, द फिजिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग अ हाई स्पीड ट्रेन, इस चीज़ की। देखो फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो ये चीज़ चेक करेंगी कि क्या ये चीज़ जो है ये पॉसिबल भी है कि नहीं, ये प्रैक्टिकल भी है कि नहीं है। अच्छा, कौन सी चीज़, कहता है ये जो ऑपरेटिंग है हाई स्पीड ट्रेन, मतलब ये जो चलाना है इन्होंने इस ट्रेन को, जो इसको मैनेज करना है उसकी बात कर रहा है। कहता बिटवीन द टू पावर नोड्स, कहता ये जो दो बड़े बड़े पावर नोड्स हैं। देखो नोड्स का मतलब यहाँ पे जगह हैं, ठीक है, नोड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जगह हैं। और पावर नोड्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये इतने बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ फैसले होते हैं या जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, वो कौन सी हैं, कहता ऑफ लाहौर, लाहौर के, एंड रावलपिंडी इन द प्रोविंस, इस प्रोविंस में, मतलब पंजाब रीजन में। तो इन लाइंस में यही बात कर रहे हैं ना कि ये जो पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज है, उन्होंने एक टीम बनाई है जो इस चीज़ को देखेगी कि क्या ये वाला जो प्लान है, कौन सा प्लान, कि ये वाली जो ट्रेन है क्या ये चल सकती है इन दो बड़े शहरों के दरमियान में। कहता इस चीज़ के ऊपर जो है वो काम करेंगे, इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि क्या ये चीज़ जो है ये पॉसिबल है कि नहीं है। अब आगे देखो, कहता हर मीडिया टीम, देखो हर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बात की है ना पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की, तो इसलिए इनके लिए यहाँ पे हर आया। कहता इनकी जो हर मीडिया टीम है, देखो मीडिया टीम से मुराद क्या है, यहाँ पे मीडिया टीम से मुराद ये है कि वो लोग जो कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशंस को हैंडल करते हैं,
मतलब जो किन के लिए काम करते हैं, जो मरियम नवाज के लिए काम करते हैं, इनकी जो टीम है जो कि पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कहता हैज़ बीन ब्रांडिंग, वो क्या कर रही है, ब्रांडिंग कर रही है। ब्रांड का मतलब है कि वो प्रमोट कर रही है या एडवर्टाइज कर रही है, किसको, द स्कीम को। अच्छा कैसे, कहता एज द फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, कि ये पूरे पाकिस्तान में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। इस तरह से इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसने यहाँ पे हैज़ बीन और ये क्या स्ट्रक्चर है, देखो इसने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर यूज़ किया है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ बीन के बाद V1 प्लस ING लगी होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये काम वो लास्ट ईयर कर रहे थे ना, वो ये वाला काम आज भी कर रहे हैं, इसके ऊपर आज भी काम हो रहा है, आज भी वो इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही ब्रांड कर रहे हैं। बट एज कहता लेकिन जैसा कि, दे से वो कहते हैं, व्हाट इज इन अ नेम, कि नाम में क्या रखा है। वन कैन कॉल इट एनीथिंग, कोई भी इसको कुछ भी कह सकता है। एज लॉन्ग एज मतलब इफ की सेंस दे रहा है, मतलब कंडीशन लगा रहा है कि अगर इट कैन कट, कि ये कर सकती है, ये कम कर सकती है, किसको, द ट्रैवल टाइम, इस चीज़ को किन के दरमियान में, कहता बिटवीन द टू सिटीज़, इन दोनों शहरों के दरमियान में। टू लेस देन, कि वो कितना कम कर दे, 2.5 आवर्स, मतलब इससे भी लेस कर दे। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ना समझो ज़रा। वो ये बात कर रहा है कि ये जो ऊपर इसने बात की है ना, कि ये इस प्रोजेक्ट को इस तरह से ब्रांड किया जा रहा है, इसको इस तरह से एडवर्टाइज किया जा रहा है कि ये पहला प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में। तो उसने नेक्स्ट लाइन में ये बात की है कि नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। आप इसको कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन उसको ये वाली कंडीशन पूरी करनी चाहिए पहले कि वो जिस चीज़ के लिए बनी है, वो जो शर्त है वो पूरी करे कि ये वाकई जो है इस टाइम को इतना कम कर सकती है, इस ट्रैवल टाइम को। देखो ये जो चीज़ है ना, व्हाट इज़ इन अ नेम, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैट है, ठीक है, मैंने इसका नाम रखा हुआ है बंटी। आपने मुझसे पूछा कि ये कौन है, मैंने कहा ये बंटी है, ठीक है। तो आपने कहा बंटी क्या है, तो बिल्ली ही ना, नाम तुम जो मर्जी रख लो, बंटी रख लो, क्वीन रख लो, जो मर्जी रख लो, है तो ये बिल्ली ही ना। तो वो यही बात कर रहा है कि आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जो मर्जी नाम दे लो, लेकिन इसको ये वाली कंडीशन तो पूरी करनी चाहिए ना। और ये जो एज लॉन्ग एज नज़र आ रहा है ना, ये असल में इफ़ की सेंस दे रहा है और प्रोवाइडेड दैट की सेंस दे रहा है। ये दोनों जो है ना कंडीशन को बताते हैं, शर्त को बताते हैं। द क्वेश्चन कहता जो सवाल है, हाउएवर इज वेदर पाकिस्तान इज रेडी, कहता क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है फॉर अ बुलेट ट्रेन, इस ट्रेन के लिए, और अ हाई स्पीड ट्रेन, या हाई स्पीड ट्रेन के लिए एट ऑल। मगर क्या सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बिल्कुल या पूरी तरह से तैयार है बुलेट ट्रेन के लिए या हाई स्पीड ट्रेन के लिए, तो वो इस पॉइंट को सामने रख रहा है। देखो एट ऑल का मतलब क्या होता है, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से, मतलब क्या पूरी तरह से ये चीज़ है। और ये जो हाउ एवर है, इसका मतलब क्या है, ये लेकिन की सेंस दे रहा है, ये मगर की सेंस दे रहा है कि वो तो उसने बातें सामने रखनी, तो वो फिर कह रहा है कि लेकिन सवाल ये है। तो वो इस सेंस में जो हम बात करते हैं ना, वो इस तरह से लिखी जाती है। चलें अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, ये बट वाला, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो बट जो होता है ना, ये कंजंक्शन भी होता है, प्रपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। हम सबको ज़्यादा क्या पता है, हमें सब सिर्फ पता है कि बट जो होता है इसका मतलब होता है लेकिन नहीं, इसके डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जब बट कंजंक्शन का काम करती है ना, तो तब इसका मतलब होता है लेकिन, तब ये कंट्रास्ट को शो करती है। जैसे आई वॉन्टेड टू गो बट इट स्टार्टेड रेनिंग, कि मैं जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। तो अब ये कंट्रास्ट शो कर रहा है दोनों बातों में। शी इज़ काइंड, वो बहुत काइंड है, वो बहुत अच्छी है, बट वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत सख्त है। तो अब ये दोनों बातों में कंट्रास्ट शो हो रहा है बट कंजंक्शन के जरिए। अब ये देखो, जब बट
प्रेपोजिशन होती है ना तो तब इसका मतलब होता है सिवाय, एक्सेप्ट। ठीक है, जैसे नो वन बट सारा नोस द ट्रूथ, कि सिवाय सारा के किसी को सच नहीं पता। तो यहाँ पे बट जो है वो प्रेपोजिशन है और क्या मीनिंग कन्वे कर रही है, सिवाय का। अब ये देखो, बट जब एडवर्ब का काम करती है तो तब इसका मतलब होता है सिर्फ, ओनली, जस्ट। जैसे ही इज बट अ चाइल्ड डोंट बी एंग्री, मतलब एक बच्चा है, उसने कोई पानी गिरा दिया किसी जगह पे, ठीक है, आप उसको डांटने लगे हो, तो जो आपका दोस्त है ना वो आपको कह रहा है कि यार वो सिर्फ छोटा सा बच्चा है, नाराज नहीं हो। तो ये जो है ना कि वो सिर्फ एक बच्चा है, ये बताने के लिए इसने एडवर्ब बट का यूज़ किया है। और एडिटोरियल में उसने क्या कहा था, उसने यही कहा था कि इट वॉज बट नेचुरल, कि ये सिर्फ नेचुरल बात थी ना, कि ये कोई भी इंसान जो है ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है। तो चलें अब बाकी का एडिटोरियल देखते हैं। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि इसको बट को यहाँ पे किस सेंस में यूज़ किया गया। अब आगे देखते हैं। कह रहा है हर फादर, उनके जो वालिद थे, ठीक है। अच्छा, हर किसके लिए आया ये चीज़ याद रखिएगा, एक ही फीमेल नेम इसने यहाँ पे मेंशन किया है, इसलिए वो इजीली बिल्कुल आराम से वो जो है हर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अगर 2, 3 या 4 फीमेल के नेम मेंशन कर देता तो फिर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होनी थी। कहता हर फादर, उनके जो वालिद हैं, कौन वालिद हैं, कहता फॉर्मर, पहले वाले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, कहता ये जो हैं, कहता हैड ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ, कहता उन्होंने भी ख्वाब देखा था। अच्छा, किसका, रनिंग, चलाने का, अब बुलेट ट्रेन, इस ट्रेन को बिटवीन पेशावर एंड कराची, इनके दरमियान में, ड्यूरिंग हिज लास्ट टर्म, कहता किस दौरान इन्होंने ये ख्वाब देखा था, कहता इनका जो लास्ट टर्म था, मतलब जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब। अच्छा, अब ये चीज़ नोट करो कि इसने यहाँ पे यूज़ किया हैड प्लस V3। देखो, जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, ये पास्ट का भी पास्ट होता है, ठीक है। अभी वाला जो पास्ट होगा ना वो किन से रिलेटेड होगा, वो मरीम नवाज शरीफ से रिलेटेड होगा। अब इन्होंने बात की है कि उनसे भी पहले, तो अब उनसे भी जो पहले वाला ख्वाब है ना उसको बताने के लिए इसने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है, जो कि पास्ट का पास्ट है। कहता लेकिन द चाइनीज़ रिस्पॉन्स, कहता जो चाइनीज़ रिस्पॉन्स था, उनका जो जवाब था, व्हेन ही वेंट, जब वो गए, टू देम, उनके पास, मतलब चाइनीज़ के पास गए, फॉर फाइनेंसिंग, मतलब माली इमदाद के लिए, एंड टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब कि वो टेक्निकल नॉलेज के लिए वहाँ पे गए कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। कहता फॉर द प्रोजेक्ट के लिए, कहता वोक हिम अप, उसने इनको वोक हिम अप कर दिया, मतलब इनको हिला के रख दिया। तो अब ये चीज़ यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, द चाइनीज़ रिस्पॉन्स, इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, वोक हिम अप। देखो, ये वेक की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है। वोक समवन अप का मतलब होता है किसी को होश में लाना, और फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, माली इमदाद, आप समझ लो। अब वो कह रहा है मोर और लेस। देखो, मोर और लेस का मतलब क्या होता है, लगभग। द सेम फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हर्डल्स, कहता लगभग सेम ही यही वाली हर्डल्स थी, यही वाली रुकावटें थी। कौन सी, माली भी और टेक्निकल भी। कहता हैव बीन पॉइंटेड आउट, कहता इनको पॉइंट आउट किया गया, मतलब इनका जिक्र किया गया, किनके ज़रिए, बाय एक्सपर्ट्स, इनके ज़रिए। टू द मच स्मॉलर, मतलब काफ़ी छोटा, एंड स्लोअर, मतलब काफ़ी आहिस्ता वाला, जो कम फास्ट हो, ट्रेन प्रोजेक्ट ऑफ द पंजाब चीफ मिनिस्टर। तो वो कह रहा है कि जब उनके जो नवाज शरीफ थे, जब वो गए थे एक्सपर्ट्स के पास उनसे ये डिस्कस करने, तो कहता उन्होंने जो हर्डल्स मेंशन की थी ना, जो रुकावटें मेंशन की थी, कहता आज भी इन्हीं रुकावटों को पॉइंट आउट किया गया, इन्हीं को सामने लाए गए, इन्हीं का जिक्र किया गया कि यही प्रॉब्लम्स जो हैं इनको फेस करना पड़ेंगी। हालांकि ये वो वाले स्लोअर ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें जो उससे बहुत छोटा है, बहुत कम वाले की बात करें, वो पहले वाले की नहीं बात करें, अब वाले की बात करें। कहता इसमें भी यही वाली प्रॉब्लम्स थी, यही वाली हर्डल्स हैं।
अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी वो कैप देखते हैं। देखो मोर और लेस का मतलब होता है ऑलमोस्ट द सेम, मतलब अप्रोक्सीमेटली बात करता है, लगभग इसके करीब करीब। अच्छा, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। हर्डल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऑब्स्टिकल्स होता है, चैलेंजेस होते हैं, रुकावटें, बंदिशें। और पॉइंट आउट करने का मतलब होता है उस चीज़ का जिक्र करना, उस चीज़ के बारे में बताना। और बताने वाला कौन था, ये एक्सपर्ट्स थे। अब आगे देखो, कहता बट अगेन, कहता लेकिन फिर भी, वन इज कंस्ट्रेंट टू आस्क, कहता कोई भी जो इंसान है ना वो कंस्ट्रेंट है, मतलब मजबूर है ये पूछने के लिए। अच्छा क्या, आर वी रेडी फॉर सच ट्रेन्स, कि क्या हम रेडी हैं ऐसी ट्रेन्स के लिए। अच्छा अब एक चीज़ नोट पे करो आप लोग, इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता ना ये अपने पॉइंट की तरफ आ रहा है कि ये पॉइंट रखना क्या चाहता है। लेकिन एक चीज़ आप समझो कि इसने कितनी खूबसूरती के साथ अपने सेंटेंसेस को फ्रेम किया, ये बात कहाँ से स्टार्ट करके लेकर आया, किस तरह इसने एक एक चीज़ को मेंशन किया। और इसका सवाल जो है अभी भी वही है कि आर वी रेडी फॉर सच ट्रेन्स। अब आगे वो डिस्कस करेगा, डू वी इवन नीड दैम, कि क्या वाकई हमें इनकी ज़रूरत है। देयर आर नो टू ओपिनियंस, कहता है यहाँ पे जो है ना टू ओपिनियंस नहीं है, मतलब इस बात पे सभी अग्री करते हैं। कौन सी बात, कहता अबाउट मॉडर्नाइजिंग, कि आप ये वाला काम करो, मतलब आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करो, किसी चीज़ को एडवांस करो, अप टू डेट करो, एंड अपग्रेडिंग, और उसको अपग्रेड करो। द एग्जिस्टिंग डिलेपिडेटेड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कहता वो वाला रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत ही ख़राब हालत में है। कहता फॉर सेफर एंड फास्टर कनेक्टिविटी, इस कनेक्टिविटी के लिए ये सब करो, मतलब किस राब्ते के लिए, कहता वो वाले राब्ते के लिए जो बहुत ही ज़्यादा महफूज हो, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो। अच्छा किन के दरमियान कनेक्टिविटी, कहता फॉर बोथ, दोनों के लिए, पैसेंजर ट्रैफिक एंड ट्रेड, मतलब सफ़र करने वालों, पैसेंजर्स, और माल की जो ट्रेड है उसके लिए। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। देखो जब कोई बंदा ये बात कहता है ना कि इस बात पे सब लोग अग्री करते हैं, इस बात पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सब बहन भाई हो, आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आज जो है ना हमने बाहर से खाना खाना है, हमने घर का खाना नहीं खाना, तो आप अपने पेरेंट्स से ये वाली बात रख रहे हो कि हम सब जो है ना इसी बात पे अग्री कर रहे हैं। देयर आर नो टू ओपिनियंस, के मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आधे बहन भाई कह रहे हैं कि नहीं हम घर का खाना खाएंगे और आधे बहन भाई कह रहे हैं कि नहीं हम बाहर का खाना खाएंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा करके ना माइंड में याद रखा करें। देखो असल में अब इसका पॉइंट क्या था, इसका पॉइंट असल में आ रहा था इस चीज़ के ऊपर कि ये जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इसको क्यों नहीं आप बेहतर बनाते जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। कहता बट लेकिन दैट डजेंट रिक्वायर, कहता इसको ज़रूरत नहीं होगी किसकी, बुलेट ट्रेन्स की और हाई स्पीड ट्रेन्स की। कहता अगर आप ये सारा पैसा एनर्जी जो है ना आप इस चीज़ के ऊपर लगा दो कि उस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाओ जो एग्जिस्टिंग है और जो बहुत ही खस्ता हाल में है, तो कहता फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कहता द फोकस शुड बी ऑन, कहता जो फोकस है, जो तवज्जो है ना वो किसके ऊपर होनी चाहिए, अपग्रेडिंग के ऊपर होनी चाहिए। किसको, कहता द एंटायर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे का सारा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंड करो, बढ़ाओ इसको, किसको, द रेल नेटवर्क, इसको, अंडर द मेन लाइन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत। कहता रादर देन, बजाय किसके, क्रिएटिंग, कि वो क्रिएट करें आइलैंड्स को फॉर फैंसी ट्रेन्स। देखो ये जो चीज़ है ना क्रिएटिंग आइलैंड्स फॉर फैंसी ट्रेन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फैंसी ट्रेन्स के लिए अलग से प्रोजेक्ट्स बनाना। देखो अब इन लाइंस में वो क्या चीज़ सामने रख रहा है, वो कह रहा है कि हमें पूरी रेलवे सिस्टम को बेहतर बनाना है। और मेन लाइन प्रोजेक्ट ये जो जिसका जिक्र किया है ना इसने, कि कहता है इसके तहत जो रेलवे नेटवर्क है उसको बढ़ाना है, इस चीज़ पर तवज्जो देनी है, ना कि ये जो फैंसी ट्रेन्स के लिए ये जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाना है। तो ये चीज़ वो सामने रख रहा है।
अच्छा, ये जो मेन लाइन प्रोजेक्ट है ना, ये असल में कौन सा लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है जिसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है? इसका फोकस होता है कि जो रेलवे रूट्स है ना उसको इम्प्रूव किया जाए। तो कहता है इसके तहत आप ये वाला काम कर सकते हो। कहता इवन, कहता यहाँ तक द रिवाइज्ड ML1 स्कीम वुड नियरली ट्रेबल द स्पीड टू 140 से 160 kmph, मतलब किलोमीटर्स पर आवर्स। तो इसमें कह रहा है, कहता हालांकि ये जो रिवाइज्ड ML1 स्कीम है ना, ये ही इस स्पीड को ट्रिपल कर सकती है, मतलब स्पीड को लगभग 3 गुना कर देगी। कहता विच वुड बी सफिशेंट, कहता जो कि सफिशेंट होगी, मतलब जो कि काफ़ी होगी फॉर आवर नीड्स, हमारी ज़रूरियात के लिए, फॉर मैनी डिकेड्स, कई दहाइयों के लिए, टू कम, जो कि आने वाली हैं। देखो ट्रिपल का मतलब क्या होता है? ट्रिपल का मतलब होता है किसी चीज़ को 3 गुना कर देना। देयर आर कंट्रीज़, कहता बहुत सारी यहाँ कंट्रीज़ हैं दैट डू नॉट हैव बुलेट ट्रेन्स, कहता जिनके पास बुलेट ट्रेन्स नहीं हैं। कहता येट फिर भी देयर रेलवेज प्रोवाइड एफिशिएंट, रिलायबल एंड कंफर्टेबल फैसिलिटीज़ टू द पैसेंजर्स। कहता लेकिन बहुत सारे रेलवे जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जो मुहैया करते हैं, देते हैं। एफिशिएंट मतलब फ़ायदेमंद, रिलायबल मतलब भरोसामंद, कंफर्टेबल मतलब आप ये समझ लो आरामदेह, ठीक है। फैसिलिटीज़ मतलब सहूलियात, किसको? पैसेंजर्स को। तो वो ये बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज जिनके पास तो बुलेट ट्रेन्स भी नहीं है, तो उनके पास जो ट्रेन्स हैं उनके अंदर ये सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं, वो उनका इतना ख्याल रखते हैं। कहता वी मस्ट लर्न टू वॉक, कहता हमें लाजमी सीखना चाहिए, टू वॉक चलना, बिफोर वी कैन रन, कहता दौड़ने से पहले हमें क्या सीखना होगा? हमें चलना सीखना होगा। तो असल में ये बात कह रहा है ना कि कोई बड़ा काम करने से पहले ना हमें उस चीज़ को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, उसको नॉलेज गेन करना होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, तो उसके बाद हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या कैरी आउट कर सकते हैं। कहता और यहाँ बी प्रिपेयर, तैयार रहे, टू स्टम्बल अलोंग द वे वंस अगेन, कहता यहाँ फिर तैयार रहो स्टम्बल करने के लिए, गिरने के लिए या गलतियाँ करने के लिए इस जर्नी के दौरान। वंस अगेन मतलब एक दफ़ा फिर से। तो ये एडिटोरियल इसने यहाँ पे ख़त्म किया है और सबसे खूबसूरत बात पे किया है, और ये हम सब के लिए इसमें एक लेसन है कि कैसे ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये जो अभी आप छोटी छोटी एफर्ट्स कर रहे हैं, ये कितनी फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के लिए आगे चल के। तो चलें अब हम अपना क्विज़ देखते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि व्हाट डज द फ्रेज लव टू पंच अबव देयर वेट मोस्ट लाइकली मीन। देखो वो पूछ रहा है कि इस फ्रेज़ का मतलब क्या है, जो मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। देखो फर्स्ट ऑप्शन कहता कि दे एंजॉय इंगेजिंग इन फिजिकल कॉम्बैट, मतलब वो जिस्मानी मुकाबला करना पसंद करते हैं। क्या इस फ्रेज़ का ये मतलब है? या दे स्ट्राइव टू परफॉर्म बियॉन्ड देयर कैपेसिटी और लिमिटेशन, या वो अपनी लिमिट या कैपेसिटी से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता दे प्रीफर टू स्टे विद इन देयर कम्फर्ट जोन, कि वो अपने ही कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये है कि दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन पर्सनल अचीवमेंट्स, कि वो सिर्फ अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। अब मुझे आप बताइएगा कि इस फ्रेज़ का मतलब क्या है। नेक्स्ट कहता व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट कंट्रीज दैट डोंट हैव बुलेट ट्रेन्स। अच्छा, और इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है उसका इशारा जो है वो किस तरफ था, वो किस बारे में इशारा कर रहा था। कहता दे हैव आउटडेटेड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या उनके पास पुरानी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, या देयर रेलवे सिस्टम्स आर स्टिल एफिशिएंट एंड प्रोवाइड रिलायबल सर्विस, कि उनका जो रेलवे सिस्टम है अब भी एफिशिएंट है और उनको रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। थर्ड ऑप्शन दे आर फेलिंग टू मॉडर्नाइज देयर रेलवे नेटवर्क्स, कि वो अपनी रेलवे नेटवर्क्स को मॉडर्नाइज करने में फेल हो रहे हैं। या फोर्थ ऑप्शन दे डोंट नीड ट्रेन्स फॉर पैसेंजर ट्रैफिक, कि उन्हें पैसेंजर ट्रैफिक के लिए ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे खुद बताइएगा कि इसमें कौन सी राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखें, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल की टोन क्या थी? कहता ऑप्टिमिस्टिक, उम्मीद भरी, क्रिटिकल, तनकीद करने वाली,
या सार्कास्टिक या मज़ाहिया कहता या इनडिफरेंट, मतलब बिल्कुल बेजारी वाली, कुछ भी नहीं उसको, मतलब कुछ भी नहीं था उसे इस चीज़ से कि होता है ये प्रोजेक्ट या नहीं होता। अच्छा, उसके बाद लास्ट है ये जो फ्रेज़ है व्हाट इज़ इन अ नेम, इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ को सजेस्ट करती है। कहता नेम्स हैव लिटिल इम्पोर्टेंस इन डिटर्मिंग सक्सेस और आइडेंटिटी, मतलब नाम का कम असर होता है सक्सेस या आइडेंटिटी को डिटर्मिन करने में। सेकंड ऑप्शन, अ नेम इज़ क्रूशियल टू अ पर्सन सक्सेस, कि नाम किसी शख्स की सक्सेस के लिए ज़रूरी होता है। थर्ड ऑप्शन, अ नेम शुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट वंस ट्रू नेचर, कि नाम हमेशा इंसान की असली फितरत को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। या फोर्थ वन, कि नेम्स शुड बी केयरफुली चूजन फॉर मीनिंग, कि नाम को अच्छे से चूज करना चाहिए उसके मीनिंग के लिए। तो अब मुझे आप खुद बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो देखें, ये क्विज़ हो गया, ये वो कैब हो गई, और इस एडिटोरियल को प्रिपेयर करना, इन सब के लिए मैं बहुत एफर्ट्स लगाती हूँ। तो प्लीज़ इस क्विज़ को आप सॉल्व कीजिएगा। इसके जो राइट आंसर्स हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो आप उससे अपने आंसर्स को रिलेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लास्ट वीडियो में बहुत से स्टूडेंट्स ने चैनल को शेयर किया था, उन सब के लिए शुक्रिया। प्लीज़ इस चैनल को इसी तरह शेयर करते रहें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।